Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. And the chapter of SST which is going on is the second chapter, Rise of New Kingdom. जो हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा है वो सेकंड चैप्टर है, राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, यानी कि नए राज्यों की उत्पत्ति। नए राज्यों की उत्पत्ति मिडिवल पीरियड, अर्ली मिडिवल पीरियड में, लेटर मिडिवल पीरियड में तो मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो चुका था, मुग़ल्स किंगडम स्टैंड हो चुका था। और जो अर्ली मिडिवल पीरियड में है उनमें कुछ न्यू किंगडम्स अरोज हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे। उनमें राजपूत हैं, राजपूत की कुछ फैमिलीज़ हमने पढ़ी थी, जिसमें चौहान्स है, चालुक्यास हैं, और चालुक्यास जो कि सोलंकीस थे, और परमार्स, गढ़वाल्स, चंदेलास एंड गुज्जारा प्रतिहारस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं पालाज ऑफ बंगाल, जो आज का हमारा टॉपिक है, द पालाज ऑफ बंगाल। यानी कि जो पालास थे, ये पाला डायनेस्टी जो थी, पाला डायनेस्टी जो थी, पाला जो वंश था, उसने बंगाल पर क्या किया था, रूल किया था। और जो इसका फाउंडर था वो कौन था, गोपाला। गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला इन 750 CE। और गोपाला ने इस डायनेस्टी को फाउंड कब की थी, इन 750 CE इन बंगाल। बंगाल में ही गोपाला ने पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था, एंड हु वॉज एन इलेक्टेड किंग। दिस वॉज द यूनिक चेंज इन दोज डेज व्हेन द हेरिडिटरी द inheritance or the rebellion were the other of day. धर्मपाला एंड देवपाला were two other great पाला रूलर्स। और ये भी एक बड़ा चेंज था कि जो रिबेलियन से वर द ऑर्डर ऑफ द रिबेलियंस का मतलब क्या होता है कि जो विद्रोह करने वाले, ये क्या था, एक इलेक्टेड किंग था, यानी कि इसको राजा चुना गया था। ये राजा किसी और को वॉर वगैरह जीत करके नहीं बना था, इसको इलेक्ट किया गया था। और इसके बाद जो गोपाला फाउंडर था, इसके अलावा जो मेजर रूलर थे वो कौन थे, धर्मपाला और कौन था, देवपाला। ये अदर मेजर रूलर्स थे, ये ग्रेट पाला रूलर्स थे। द बिल्ड अ लार्ज एम्पायर, दे रूल द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड बिहार। और इन्होंने रूल की जो किया था, जो प्रेजेंट के झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यहाँ तक इन्होंने रूल किया था। तो पाला के बारे में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है कि पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द गोपाला इन 750 CE इन बंगाल। और इसके टाइम पर जो था ये एक इलेक्टेड किंग था, एंड टू अदर मेजर रूलर्स जो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, वो धर्मपाला, देवपाला रहे हैं। और सेकंड थिंग हमने ये भी पढ़ी थी कि इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, यानी कि इनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा किंगडम था, एंड दे रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आज का जो झारखंड और बिहार और बंगाल है, वहाँ तक इन्होंने रूल किया था। और इस तरीके से हमने न्यू किंगडम्स पढ़े। न्यू किंगडम्स से हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा, चौहान पढ़े, सोलंकी पढ़े, और चंदेलास पढ़ा हमने, गुज्जारा प्रतिहारा हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा था परमार्स एंड द और क्या पढ़ा था, गहेदवाल्स। इस तरीके से हमने न्यू किंगडम्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े, चौहान, सोलंकी, परमार्स, गहेदवाल्स और गुज्जारा प्रतिहार, चंदेलास, पालास। इस तरीके से हमने 7 न्यू किंगडम्स को पढ़ा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम्स। वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम्स यानी कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे। वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम्स। वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम्स, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि रूलर्स का क्या क्या काम था। रूलर्स का क्या काम था ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। ये जो हम किंगडम्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में,
जो न्यू किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं, मिडीवल पीरियड के न्यू किंगडम्स की, तो ये अर्ली मिडीवल पीरियड की बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि मिडीवल पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका था, अर्ली मिडीवल पीरियड और लेट मिडीवल पीरियड। जो लेटर मिडीवल पीरियड था उसमें मुगल्स, टर्क, अफगान ये लोग रूलर थे, और जो अर्ली मिडीवल पीरियड था उसमें जो रूलर्स थे वो थे राजपूत थे, चोलास थे, राष्ट्रकूटास थे, पालास थे, और इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम। रूलर की बात कर रहे हैं कि रूलर्स का क्या क्या काम था। ड्यूरिंग अर्ली मिडीवल पीरियड द रूलर्स और द किंग वर पावरफुल। ऑफकोर्स कि अर्ली मिडीवल पीरियड में जो रूलर्स थे वो क्या थे, मोस्ट पावरफुल थे, मोस्ट पावरफुल। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था अर्ली मिडीवल पीरियड के किंगडम्स में, रूलर्स थे, किंग थे। दे यील्ड पावर एंड अथॉरिटी ऑन ऑल मैटर्स सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, यानी कि सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल इन तीनों मैटर पर ही, इन तीनों बातों पर ही ये अपना पावर रखते थे। यील्ड पावर का मतलब है दे यील्ड पावर, दे यील्ड पावर का मतलब है यानी कि वो अपना कंट्रोल रखते थे मिलिट्री पर भी, यानी कि उनके पास में मिलिट्री पावर भी होता था, पॉलिटिकल पावर भी होता था और सिविल पावर भी होता था। दे लुक्ड आफ्टर द पीपल बाय इस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। इनका काम क्या होता था, लुक्ड आफ्टर द पीपल। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब, बहुत से बच्चे ये मत देखना कि पीछे देखो, लुक आफ्टर का मतलब है किसी की देख रेख करना, ठीक है, किसी का ध्यान देना, यानी कि वो जनता की जो देखभाल करते थे, जनता की जो केयर करते थे, वो कैसे करते थे न। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, केयर करना, यानी कि किसी की देखभाल करना, ये इसका मतलब होता है। तो लुक आफ्टर मीन्स क्या हुआ, देखभाल करना। तो जो राजा लोग होते थे उनका उनका क्या काम होता था, द मोस्ट पावरफुल, वो सबसे पावरफुल होते थे। एंड दे शो देयर पावर ऑन द सिविल, ऑन द मैटर ऑफ सिविल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, यानी कि इन तीनों मैटर पर ये अपना पावर रखते थे, अपना कंट्रोल रखते थे। दे ऑल्सो लुक्ड आफ्टर पीपल बाय मेंटेनिंग या बाय एस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब राज्य है, वेलफेयर का मतलब है कल्याणकारी राज्य, यानी कि एक ऐसा राज्य है जिसमें लोगों को परेशान नहीं किया जाए ओवरलोड ऑफ टैक्स से, और उनको फैसिलिटी दी जाए, हर तरीके की फैसिलिटी देना, यानी कि उनको रेवेन्यू में क्या देना, थोड़ा सा कंसेशन देना, छूट देना, और उनको ट्रेड वगैरह करने की छूट देना, और उनके राज्य में जो है वो पीस और ऑर्डर मेंटेन करना। इस तरीके से एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करके, एक कल्याणकारी राज्य इस्टेब्लिश करके ये लोगों की क्या करते थे, लुक आफ्टर करते थे, लोगों की केयर करते थे। मैनी किंग्स अडॉप्टेड टाइटल लाइक द महाराजा धीराजा एंड द त्रिभुवन चक्रवर्तीन। महाराजा धीराजा का मतलब होता है ग्रेट किंग। बहुत सारे राजा ऐसे हुए थे जिन्होंने महाराजा धीराजा का टाइटल लिया, और किसी ने त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी कि लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड यानी कि जो आकाश है, पाताल है और जो पृथ्वी, ये जो तीन लोक है, यानी कि तीनों लोक, यानी कि तीनों वर्ल्ड का अपने आप को क्या माना इन्होंने, भगवान माना। इस तरीके के टाइटल इन्होंने लिए, त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो बट दिस डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो टाइटल है, डिड नॉट ऑलवेज कन्वे द रियल इमेज ऑफ द मोनार्क, लेकिन ये हमेशा ही उनकी रियल इमेज को नहीं शो करते। जैसे कोई राजा ले रहा है त्रिभुवन चक्रवर्ती, लेकिन उनकी रियल इमेज है क्या, वो तीनों लोग के क्या हैं, कोई लॉर्ड है क्या, नहीं, वो एक टाइटल के फॉर्म में ही लेते थे। अर्ली मिडीवल पीरियड सो द इमर्जेंस ऑफ सम बिग लैंडलॉर्ड्स एंड लोकल चिफ्टन। अर्ली मिडीवल पीरियड्स में रूलर्स तो थे ही, पावरफुल तो थे ही, इनके अलावा लैंडलॉर्ड ऑफ चीफ्टेंस का भी इमर्जेंस हुआ, यानी कि ये लोग भी अस्तित्व में आए। लैंडलॉर्ड कौन होते थे, जमींदार, और लोकल चीफ्टेन कौन होते थे, सरदार। अब इनका काम क्या होता था कि जो लोकल चीफ्टेन है, यानी कि जो लोकल सरदार है या जो लैंडलॉर्ड्स है, ये जो जमींदार हैं, इनका काम होता था हु प्लेज लैंड रेवेन्यू एंड मिलिट्री सर्विस टू द किंग, कि ये जो है जो चीफ्टेन होते थे मिलिट्री सर्विस, यानी कि जो मिलिट्री की सेवा देना, और लैंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, लैंड टैक्स देना, ये देने का काम करते थे राजा को। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, वो लैंड रेवेन्यू दिया करते थे, और जो लोकल चिफ्टेंस होते थे वो मिलिट्री सर्विस भी देते थे राजा को, इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द रॉयल्टी। और इसके बदले में जो वो राजा उनको क्या देता था, लैंड ग्रांट कर देता, यानी कि ज़मीन देता था, कैश नहीं देता था। तो ये लोग लैंड रेवेन्यू
पहुंचाते थे, लैंडलॉर्ड्स और लोकल चीफ्टेंस और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करवाते थे राजा को, और राजा उसके एक्सचेंज में इनको लैंड ग्रांट करता था, यानी कि लैंड देता था। दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ सामंत्स और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और उनको जो स्टेटस दिया हुआ था, जो उनको पद दिया हुआ था वो सामंत, ऐसे लैंडलॉर्ड्स को और लोकल चिफ्टन को क्या कहते हैं, सामंत कहा जाता था। स्लोली द सामंत्स कैरिड आउट मैनी फंक्शन, लेकिन धीरे धीरे, पहले तो इनके दो ही काम होते थे, सिर्फ लैंड रेवेन्यू यानी कि जगह जगह से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है और वो कलेक्ट करके किसको देना है, राजा को देना है। तो इस काम के लिए फिर राजा उनको क्या देता था, लैंड ग्रांट करता था। नाउ अब स्लोली धीरे धीरे क्या होने लगा, जो सामंत्स हैं इनके काम बढ़ते गए, ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती गई, कैरिड आउट मैनी फंक्शंस, ये ज़्यादा काम करने लगे, एंड द शोल्डर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने लगे, इनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, इनको ज़्यादा काम मिलने लगा। कौन कौन से मिलने लगे, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड डिस्पेंसिंग जस्टिस, यानी कि एक तो असेसमेंट बनाते थे लैंड रेवेन्यू का, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें लैंड रेवेन्यू लेना है या कितना लैंड रेवेन्यू लेना है, और इस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम। डिस्पेंसिंग जस्टिस यानी कि न्याय देने का काम भी, छोटा मोटा न्याय देने का काम भी लोकल लेवल पर ये करने लगे। इन कोर्स ऑफ टाइम द सामंत, इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब है जैसे जैसे समय बीतता गया, इन कोर्स ऑफ टाइम एज द टाइम पासेज बिकेम पावरफुल एंड वेल्दी। अब क्या है, जब ज़्यादा काम आने लगा और सबसे जो मेन थिंग था रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्शन का, वो ही सबसे ज़्यादा इनके पास में आने लगा। अब ये लोग क्या करने लगे, सामंत्स पब्लिक तो ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और किंग तक कम पहुंचाते थे ज़बरदस्ती लैंड रेवेन्यू। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे क्या होने लग गए, पावरफुल होने लगे और वेल्दी भी होने लग गए। दे एज्यूम्ड टाइटल सच इज द महा सामंता एंड द महामंडलेश्वरा, और इस तरीके से जब वो वेल्दी होने लगे और ज़्यादा पावरफुल होने लगे तो इन लोगों ने भी कुछ टाइटल अडॉप्ट करने लगे, महासामंता और महामंडलेश्वरा। मंडलेश्वरा का मतलब होता है, मंडल का मतलब होता है एक यूनिट होती है गांव वगैरह की, छोटे एरिया की, तो महामंडलेश्वरा यानी कि उस मंडल का वो क्या है, ईश्वर है, यानी कि उस मंडल का वो हेड है। तो इस तरीके के टाइटल सामंत लेने लगे। अब सामंत का जो वेल्थ है और जो पावर है वो कैसे बढ़ने लगा, क्योंकि उनके वो ज़्यादा काम करने लगे, और जैसे जैसे जब जो किंग्स है वो लेज़ी होते गए और सारे काम ये करने लगे, तो ऑफकोर्स बात है जब किंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो जो सब ऑर्डिनेट होंगे वो तो पावरफुल होंगे ही ना। द किंग्स हैड टू शेयर पावर विथ सामंत्स, अब जो किंग है वो पावर को सामंत्स के साथ में शेयर करता था। अब सपोज कीजिए कि सारे काम किंग तो अकेला कर नहीं सकता था, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ पावर किसको दी जाती थी, सामंत्स को दी जाती थी। Subordinate officers defeated local rajas or warriors chieftain who had been allowed to keep their land and earn its revenue. Suppose कीजिए अब जो हमारा PM है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं कर सकता है, उसने कुछ मिनिस्टर्स बना रखे हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ में पावर भी शेयर कर रखा है और उनको कुछ काम भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो किंग है वो हेड ऑफ द किंगडम होता था, जिस तरीके से हमारा जो PM है वो हेड ऑफ द क्या है, रियल हेड ऑफ द कंट्री है, और वो अपने काम को करने के लिए उसने अपनी एक टीम बना रखी है जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं या मंत्रिमंडल कहते हैं। वैसे ही जो किंग होता था वो हेड ऑफ द किंगडम होता था और अपने काम में हेल्प के लिए उसने एक टीम बना रखी थी और अपने वर्क को और अपने पावर को वो शेयर करता था सामंत्स के साथ में, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के साथ में, डिफीटेड लोकल राजास। डिफीटेड लोकल राजास क्या है, यानी कि जो छोटे छोटे राजाज होते थे उनको जो वो हरा देता था उनके साथ में, और वॉरियर चीफ्टेन यानी कि जो योद्धा होते थे उनके साथ में, हु हैड अलाउड और उनको परमिशन दी जाती थी टू कीप देयर लैंड एंड अर्न इट्स रेवेन्यू, कि वो अपनी ज़मीनों पर अपना पावर रखे और ये इससे टैक्स वसूल करे और वो अपने पास रखे। तो इस तरीके के काम उनको दे रखे थे। द किंग्स ऑल्सो शेयर्ड पावर विथ पीजेंट ग्रुप, ट्रेडर गाइड्स, गिल्ड्स एंड द ब्राह्मिन्स। राजा अपने पावर को और किन साथ में शेयर करता था, पीजेंट्स ग्रुप से भी। पीजेंट ग्रुप्स का मतलब होता है कि जो फार्मर थे उनके ग्रुप के साथ में, यानी कि उनको भी कुछ पावर दिया हुआ था। और ट्रेड गिल्ड्स क्या होता है, ट्रेडर जो व्यापारी होते, गिल्ड्स यानी कि उनकी टीम को ट्रेडर के टीम को क्या कहा जाता था, उनके यूनिट को कहा जाता था
ट्रेडर गिल्ड्स एंड ब्राह्मीन्स, इनके साथ में भी वो अपना पावर शेयरिंग करता था। सम सामंत्स बिकेम पावरफुल एंड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, लेकिन समय रहते हुए जब कुछ सामंत के पास में पैसा हो गया और उनका अपने छोटे छोटे किंगडम पर राज हो गया, वो धीरे धीरे पावरफुल हो गए इंटरनली, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कैसे कर दिया कि अब मैं उस राजा के कंट्रोल में नहीं हूँ, नाउ आई हैव इंडिपेंडेंट किंगडम एंड मैं इसका इंडिपेंडेंट किंग बन चुका हूँ कि अब इस किंगडम पर मेरा ही अधिकार है, मैं और मेरा जो किंगडम है वो किसी और राजा के अंडर में नहीं है। इस तरीके से जब वो पावरफुल और वेल्दी हो जाते थे तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते। दे ओवरथ्रू द रूलर टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, वो क्या करते थे, दे ओवरथ्रू द रूलर टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, वो उसको ओवरथ्रू कर देते थे, यानी कि उस किंग को उस किंगडम से बाहर कर देते थे और उस किंगडम पर अपना राइट इस्टेब्लिश, अपना पावर इस्टेब्लिश करके इंडिपेंडेंट बन जाते थे। अब हम बात करते हैं प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस क्या होते हैं और लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं, इसके बारे में तो पता चला। हमने क्या पढ़ा, हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा, वर्किंग ऑफ द न्यू किंगडम से सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, रूलर्स के बारे में पढ़ा। रूलर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट करेंगे। रूलर्स जो होते थे यानी किंग्स जो होते थे वो मोस्ट पावरफुल होते थे और वो अपना जो पावर है, अपना जो कंट्रोल है वो कौन कौन से मैटर पर रखते थे, सिविल मैटर पर, पॉलिटिकल मैटर पर और मिलिट्री मैटर्स पर रखते थे। और उनके हेल्प के लिए सामंत्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते थे, जिनका काम क्या होता था, लैंड रेवेन्यू और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कराना राजा को, और इन द एक्सचेंज ऑफ दिस ड्यूटीज द किंग प्रोवाइड दैम लैंड्स, उनको क्या देते थे, लैंड्स प्रोवाइड करवा देते थे, ज़मीन दे देते थे तनख्वाह के फॉर्म में, यानी कि सैलरी के फॉर्म में। बट धीरे धीरे ये जो सामंत से ये पावरफुल हो जाते थे, वेल्दी हो जाते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, मतलब उस रूलर के अंडर से, अंडर कंट्रोल में नहीं रहते थे, अब वो खुद ही उस किंगडम के रूलर बन जाते थे। प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस मीनिंग इन प्रेज ऑफ, प्रशस्ति प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट का मतलब होता है कि लैंड ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान में देना, दान में देना, यानी कि ज़मीन को जब राजा वगैरह सामंत वगैरह को उनकी सर्विस के एक्सचेंज में, मतलब उनकी सेवा के, उनके काम के एक्सचेंज में जो ज़मीन दे देता था उसको लैंड ग्रांट्स कहते थे। प्रशस्तिस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, प्रशस्तिस क्या होता है। प्रशस्तिस मीनिंग इन प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इन प्रेज ऑफ। इन प्रेज ऑफ का मतलब होता है प्रशंसा में। प्रेज ऑफ आर स्पेशल किंग ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मीन्स इन प्रेज ऑफ द रूलर्स, यानी कि एक प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब प्रेज में, यानी कि राजा की तारीफ में जो लर्न ब्राह्मीन्स होते हैं, लर्न ब्राह्मीण का मतलब होता है जो ज्ञानी ब्राह्मण जिनके पास में बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है, वो कंपोज करते हैं, वो इन चीज़ों को रचना करते हैं। कंपोज करना मतलब लिखते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसका एक वर्ड मीनिंग तो ये होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ तो ये होता है, लेकिन ये क्या होता है, अ स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब देखिए स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस मतलब स्टोन भी हो सकता है, यानी कि पत्थर पर लिखना, रॉक पर लिखना, ठीक है, कोई भी मेटल प्लेट जो हो उस पर लिखना। तो इस तरीके से पत्थरों पर, यानी कि जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स जो होते हैं खंभों पर जो पत्थर के होते हैं उनके ऊपर खुदाई करके, एनग्रेव्ड करके कुछ लिखना, किसकी प्रेज में, राजा की प्रेज में, यानी कि राजा की तारीफें करना,
उनके बारे में कंपोज करना, उनकी तारीफ़ें कंपोज करना, वो भी किस पर, बुक वगैरह में नहीं, पेपर पर नहीं, किसी पिलर पर, किसी हार्ड सरफेस पर, उसे ही क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। तो स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मीन्स इन प्रेज ऑफ द रूलर, यानी कि राजा की प्रशंसा में जो लर्न ब्राह्मीन्स हैं, यानी कि जो नॉलेजेबल जो ब्राह्मीण हैं, जो कंपोज करते थे, लिखते थे, क्या लिखते थे, इंस्क्रिप्शन लिखते थे, यानी कि किसी हार्ड सरफेस यानी कि पिलर वगैरह पर वो क्या करवाते थे, राजा की प्रेज में शब्द लिखवाते थे, कुछ ना कुछ उनका वर्णन करते थे। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द किंग सच एज लैंड ग्रांट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स, विक्ट्रीज, टाइटल एक्सेट्रा। अब इस प्रशस्ति में यानी कि इन पिलर पर एनग्रेव्ड करवाना, पिलर समझ गए, यानी कि जो पत्थर का एक पिलर होता है उस पर एनग्रेव्ड करवाते थे, यानी कि उसके ऊपर खुदाई करवा के लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे, राजा की प्रेज के बारे में, राजा की प्रशंसा के बारे में। और इनसे उनके प्रशंसा के बारे में क्या, वो सुंदर था, वो हैंडसम था, ये नहीं, उनकी तारीफ़ की जाती थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा था, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है किस तरह से वो प्रशासन को चलाते थे, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे थे, इस तरह की तारीफ़ें लिखी जाती थी। और उनकी वॉर्स, और जो वॉर्स उन्होंने लड़े थे और जिन वॉर्स में उनको विजय मिली थी, और जो ब्राह्मण्स को या लैंडलर्ड्स को ग्रांट्स देते थे, यानी कि जो दान वगैरह देते थे, तो इस कुल मिलाकर के उनकी सारी तारीफ़ें कोई भी जो ब्राह्मण है यानी कि नॉलेजेबल जो ब्राह्मण होते थे वो पिलर्स पर खुदवा के लिखवाते थे। और पिलर्स पर खुदवा के लिखवाना वो क्या कहलाता था, प्रशस्ति कहलाता था। और खुदा कर लिखवाने में क्या लिखवाते थे वो लोग, अबाउट द प्रेज ऑफ किंग, कि उस प्रेज की तारीफ की, सॉरी उस किंग की तारीफ की जाती थी। इफ द किंग लाइक द प्रशस्तिस दे गिव लैंड एज गिफ्ट। और अगर प्रशस्ति पसंद आती थी, अगर राजा जब वो प्रशस्ति पढ़ता था बहुत अच्छा लिखा है, तो उन लर्न ब्राह्मण्स को क्या दी जाती थी, गिफ्ट के फॉर्म में लैंड दी जाती थी, जमीनें दी जाती थी। दीज प्रशस्तिस वर रिटन ऑन स्टोन स्लैब्स ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल्स, कॉपर प्लेट्स, मैंने अभी भी आपको बताया कि इंस्क्रिप्शन मतलब राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। ये जो प्रशस्ति से ये किस पर लिखी जाती थी, टेम्पल में लिख दी, टेम्पल में भी तो जो पत्थर होते हैं, जो पिलर होते हैं, उस पर खुदवा के लिखवा देते थे, प्लेट्स पर लिखवा देते थे, प्लेट्स मतलब मेटल प्लेट, कॉपर प्लेट, इस तरह की प्लेट्स पर, और स्लैब यानी कि पट्टियों पर, कि जैसे अब हम लोग कभी कोई टेम्पल घूमने जाते हैं तो यूँ वॉल वगैरह पर जो पट्टियाँ होती हैं इनके ऊपर, तो ये जो है स्टोन स्लैब ऑन द वेल ऑफ टेम्पल, कॉपर प्लेट्स पर ये प्रशस्ति लिखवाई जाती थी। वन सच प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत वॉज फाउंड इन ग्वालियर। इसी तरीके की एक प्रशस्ति है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, वो ग्वालियर में मिली है, MP में, विच डिस्क्राइब द प्रतिहारा किंग नागभट्टा फर्स्ट। तो ग्वालियर में इसी तरीके की संस्कृत में लिखी एक प्रशस्ति है, विच वर रिटन इन द प्रेज ऑफ प्रतिहारा किंग। गुजारा प्रतिहारा किंग थे, उन्हीं की प्रशस्ति है, यानी कि उन्हीं के प्रेज में, उन्हीं की तारीफ में कुछ लिखा गया है। और वो जो प्रशस्ति मिली है ग्वालियर MP में, और वो प्रशस्ति किसके बारे में लिखी है, प्रतिहारा किंग नागभट्ट के बारे में। तो आज जो हमने पढ़ा है प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। मैं फिर से रिपीट करूँ, प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति एक स्पेशल इंस्क्रिप्शन होती है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन द प्रेज ऑफ, इन द प्रेज ऑफ किसके प्रेज में, राजा की प्रेज में। और इनको कौन लिखवाता था, लर्न ब्राह्मीण का मतलब है कि जो नॉलेजेबल ब्राह्मीण से वो कंपोज करते थे इन प्रशस्तिस को। तो ये प्रशस्तिस लिखी किस पे जाती थी, ऑन द पेपर, नो, इट वाज रिटन ऑन द हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस लाइक स्टोन पर लिखी जाती थी, स्लैब्स पट्टियों पर लिखी जाती थी, वॉल ऑफ टेम्पल्स पर लिखाई जाती थी, और प्लेट्स पर लिखी जाती थी, कॉपर प्लेट्स पर। तो क्या ये पेन से लिखी जाती थी, नहीं, इनको एनग्रेव्ड किया जाता था, खुदवाया जाता था। और जो शब्द जो होते थे, जो विचार जो होते थे, वो तो लर्न ब्राह्मीण्स के होते थे, लेकिन ये लिखी किसके बारे में जाती थी, अबाउट द किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट द किंग्स पॉलिसी, अबाउट द किंग्स वॉर एंड द विक्ट्रीज, यानी कि राजा की तारीफ़ें की जाती थी। ऐसे ही एक अर्ली मिडीवल पीरियड की प्रशस्ति, वैसे तो एंशिएंट टाइम की भी प्रशस्ति मिल सकती है, जैसे एक प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्ता के बारे में लिखी गई है, उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने। इसी तरह, लेकिन हम यहाँ पर मिडीवल पीरियड की बात करें तो अर्ली मिडीवल पीरियड की एक प्रशस्ति मिली है। अर्ली मिडीवल पीरियड में गुज्जारा प्रतिहारा राजा नागभट्ट सेकंड की प्रशस्ति ग्वालियर MP में मिली है। और व्हेन दे बिकेम हैप्पी विद दीज प्रशस्तिस, किंग
प्रोवाइड लैंड एज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स। तो जब इन प्रशस्ति को वो पढ़ते हैं और राजा बड़े खुश हो जाते थे, तो वो जब खुश होते हैं तो उन लर्न ब्राह्मण्स को, कंपोजिटर्स को, जो रचना करते थे, उनको क्या देते थे, ग्रांट देते थे, यानी कि दान देते थे, गिफ्ट देते थे। और वो गिफ्ट क्या होता था, लैंड्स, यानी कि ज़मीन होती थी। रेस्ट ऑफ चैप्टर हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। चैप्टर तो बहुत बड़ा है हमारा, ओके बाय बाय। और आपका एक और इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीक सितंबर के नेक्स्ट वीक नहीं, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके टेस्ट हो चुके होंगे, तो प्लीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दें और जितना भी पढ़ा दिया गया है वो पूरा सिलेबस होगा आपका। अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेट्स सी, लेकिन जितना सेकंड चैप्टर में हो जाएगा वो आपको करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।